तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं अगर आप बोलो तो हमारे पास एनसीईआरटीज हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th लगभग हर टीचर हर चैनल आपको ये बता ही देता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है। एक बार जरा उठा के देखना है सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, एक ही चीज को कितनी बार आप रिपीट मोड में पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक है। तो एक वर्ड होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन। तो व्हाट वी कॉल इट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम एफिशिएंसी लेना है। और अगर आप लास्ट 5 साल के टॉपर्स का भी इंटरव्यू उठा के देखोगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग कॉमन कि दे हैव ऑप्टिमाइज्ड ऑल द स्टफ। मैक्सिमम टॉपर्स आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी मिलेंगे जो कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर आए। अब डिफरेंस क्या है एक स्टूडेंट है कॉर्पोरेट नौकरी करने के बाद मैनेजमेंट स्किल्स उनकी अच्छी हो जाती है, एक्सपीरियंस उनका अच्छा हो जाता है। अब यहाँ से आप निकलोगे, आपके पास कोई शेड्यूल नहीं, आप घर जाओगे, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, दैट इज ऑल अप टू यू। बट कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर एक शेड्यूल होता है, इसको हमें देख के हमें टेक केयर करना पड़ता है। टॉपर्स ने बात खुल के बोली है। अभी भी मैं एक चैनल पर परसों देख रहा था, इस पर जो यूपीएससी के बच्चे इंटरव्यू लेके निकल रहे हैं उनके जो है कोई इंटरव्यू ले रहा है कोई चैनल, वो भी बार बार हर बार जो भी देखा जो भी एस्पिरेंट वहाँ जा रहा है वो एक बात बोल रहा है कि मैनेजमेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड आई हैव केप्ट माई रिसोर्सेज लिमिटेड। बट व्हाट स्टूडेंट्स डू आइडली, हमारे पास सुभाष कश्यप सर की किताब है, हमारे पास डी बासु की किताब है, हमारे पास ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारे पास लक्ष्मीकांत है, हमारे पास 6 से 12th की एनसीईआरटी है। आर्टिकल्स के लिए हमारे पास पीएम बख्शी सर की किताब है, ठीक है। और मैं ऐसा बोलूं कि आप सारी किताबें लेके पढ़ो तभी आप यूपीएससी क्वालिफाई कर पाओगे, तो इट इज अ रॉन्ग थिंग। सिंपल सी बात है। अगर मैं अगर बात बोलूं कि हमें फिर पता कैसे चलेगा कि हमें पढ़ना कितना है, हमें क्या पढ़ना है, तो इसका एक डॉक्यूमेंटेशन है, इसका एक वो है प्रीफेस है जिसको हम बोलते हैं हमारा सिलेबस। हमें सिलेबस को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। कल की क्लास के अंदर आई विल बी डिकोडिंग द सिलेबस ऑफ पॉलिटी कंप्लीटली, प्रीलिम्स और मेंस का पूरा बता दूंगा। देन आफ्टर यू विल बी इन सिचुएशन कि आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू। आइडियली एवरीबडी इज सेइंग दैट कि लक्ष्मीकांत इज एन इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चा मेरे पास काउंसलिंग कराते हैं, मैं बहुत बच्चों को काउंसल करता हूँ, एवरीबडी सेज कि सर लक्ष्मीकांत तो मैंने खरीद रखी है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लक्ष्मीकांत? ऑन एन एवरेज इट इज अराउंड 700 to 800 रुपीज, ठीक है। खरीदने के बाद भी बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, जबकि हर कोई कह रहा है कि इट इज आइडल बुक। आप खुद सोचो ना, चलो एक बार के लिए हम कंसीडर कर लेते। विकी, पता विकी कैरेक्टर कौन सा था? विकी स्मॉल वंडर आता था पहले, बहुत पहले एक लड़की होती थी वो रोबोट थी। चलो छोड़ो, चीटी पता है? चीटी कैसे पढ़ता था, ठीक है। हम 10 टेराबाइट पता नहीं क्या क्या उसका था, हम लोग वो नहीं है। तो अगर मैं बोलूं देयर आर 85 चैप्टर्स एंड आप लोगों की मैं स्पीड बोलूं सुपर स्मार्ट बच्चे हो, पूरे कॉन्सेंट्रेटेड हो, पूरी मेहनत करके पढ़ते हो, तब भी आपकी स्पीड 1 चैप्टर से ऊपर नहीं आएगी। दैट मीन्स यू नीड 85 days जस्ट टू गो थ्रू पॉलिटी। 85 days का मतलब कितना हुआ? ऑलमोस्ट 3 महीने, दैट इज क्वार्टर ऑफ अ ईयर। बट अगर मैं यही बोलूं, अब क्यों? क्योंकि आप खुद से पढ़ रहे हो। बट यहीं पे अगर आप मेंटोर के अंदर पढ़ोगे तो मेंटोर पहली चीज तो कर देगा भाई 85 में से तो 55 चैप्टर पकड़ ले, 30 चैप्टर तो यहाँ आपके एफिशिएंट। ये क्या हुआ? ऑप्टिमाइजेशन हुआ। अब टीचर क्या करेगा? इस 55 चैप्टर को नोट्स प्रोवाइड कर देगा, नोट्स विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देगा। तो योर वर्क इज डन हियर, योर जॉब इज डन। और अगर जो बच्चे बोलते हैं कि सर हम नोट्स बनाने बिलीव नहीं करते, मेरा बहुत सारे बच्चे हमारी इस अकेडमी के भी हैं जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के अंदर ही जो है बुक के अंदर ही जो मार्किंग कर रखी है, ये लाल रंग के फ्लोरोसेंट कलर से, ब्लू कलर से कर रखा है, जानता हूं किस किसने कर रखा है। तो क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? विल यू बी एबल टू कैरी दैट बुक टू योर एग्जाम रूम? या अगर कोई कंसेप्ट आप भूल जाते हो तो क्या आप उसको इमीडिएटली उस पॉइंट पे पहुंच सकते हो? नो। तो गाइस, आप सभी लोग इस टाइम कौन सा फोन यूज करते हो? स्मार्टफोन यूज करते हो? किसी के पास वो तो नहीं कि अंदर से लैंडलाइन निकाल के बात करे हेलो, ऐसा कोई है ऑप्शन? नहीं है ना? क्यों नहीं है? जमाना चेंज हो चुका है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। तो टेक्नोलॉजी को यूज करो और अपना यूज योर विजडम टू कट डाउन योर रिसोर्सेस। मैंने कितनी किताबें बोली हैं? 6 से मैंने कम से कम 12 किताबें बताई आपको। और ट्रस्ट में मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं, मैं ऐसे बच्चों को मैं गाइडेंस दे चुका हूं जो कि 12 किताबें पढ़ते हैं। उनके पास 12 किताबें होती उनकी लाइब्रेरी में। एक टाइम पे शायद मैं भी ऐसा था जिसके पास 4 किताबें मेरे पास भी रखी हुई हैं। क्यों? लैक ऑफ गाइडेंस है। मतलब स्मार्ट वर्क करने के ही पैरामीटर्स होते हैं। स्मार्ट वर्क करने का मतलब नहीं कि तुम टक्सीडो पहन के पॉलिटी पढ़ रहे हो। स्मार्ट वर्क करने का मतलब है कि यू शुड नो कि वेयर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स, आप किस जगह पे आप आगे जा रहे हो। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज क्या होगा ना, आप सारी किताबें पढ़ लोगे तो आपके पास सीआरपीसी और आईपीसी बच जाएगा पढ़ने के लिए। बस लॉयर से आप 2 किताबें दूर हो। एलएलबी की डिग्री भी ले लो साथ में, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे प्रोफाइल में लिखने को तो काम आएगा, एलएलबी किया हुआ है। हाँ,
अरे पैसे तो यार हर चीज में लगते हैं, पैसे किस चीज में नहीं लगते हैं बताओ? आप कोई भी एक्टिविटी करते हो उसके लिए एक बेसिक जो मूलभूत ढांचा है वो पैसा है। अगर पैसा नहीं था तो एंशिएंट जमाने में बार्टर सिस्टम था, है ना, बादाम दो तो मूंगफलियां ले जाओ, ठीक है, दैट इज द थिंग, दैट वाज द थिंग। तो इस चीज को समझिए आप बस 2 किताबें धो रहे हो अपने एलएलबी की डिग्री से, तो कर लो, वो भी कर लो साथ, अगर इस तरह की मानसिकता रखते हो। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे, पहली बात, हमारे पेजेस, हमारे जो नोट्स है 200 पेजेस के हैं। इसके ऊपर मैं तो आप लोगों को कुछ हैंडआउट्स प्रोवाइड करूंगा जो इस साल के करंट अफेयर्स के होंगे, जो इस साल के केस स्टडीज के होंगे, जो इस साल के आर्टिकल्स में चेंजेस होंगे, वो चीजें पढ़ाऊंगा। आप लोगों को अब से एक वेबसाइट फॉलो कर रही है, कौन सी PRSlegislative.org। ये वेबसाइट, अच्छा ये वेबसाइट आज से फॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने आपसे क्या दिया, कब से करोगे फिर? 2 महीने बाद, जब ये पॉलिटी खत्म होगा तब तक आप लोग, मामला आपका निपट चुका होगा कि अरे सर ने पता नहीं कौन सी वेबसाइट बोली थी। क्या रेलिवेंस है इसका? ये एक लौती एकमात्र ऐसी एड फ्री वेबसाइट है जो आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी चीजें चल रही हैं, लोकसभा के अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही है, राज्यसभा में चल रही है, स्टेट्स में जो लॉज चेंज हो रहे हैं, ये सारे लॉ को ट्रैक, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रैक करता रहता है डे टू डे। यस, एंड ट्रस्ट में, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, आपको अच्छा आज से अगर पढ़ना शुरू करोगे ना, तो अगर आज सपोज करोगे अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के अंदर, अगर अमेंडमेंट आ गया और आपको, कई बच्चों को अमेंडमेंट का मतलब ही समझ में नहीं आएगा, अमेंडमेंट कितने तरीके के होते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है जब तक बेस क्लियर ना हो तब तक आपको ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं जाना चाहिए। हम लोग की गलती क्या है, हमारे पास जब काउंसलिंग में बच्चे आते, कई बच्चे आप में से, सर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना शुरू कर दें? मैंने किसी को बोला न्यूज़पेपर आज से पढ़ना शुरू कर दो? मैं हर एक बच्चे को क्या बोलता हूँ, कम से कम 6 महीने बाद। 6 महीने का मतलब क्या है कि आपकी फाउंडेशनल स्ट्रक्चर बन जाए। इन्हें पहले दिन अगर आप पढ़ लोगे ना कि यूक्रेन और रशिया के अंदर जो है यूएस का रोल ये है, 3 से 4 दिन बाद मोटिवेशन डाउन होना शुरू होगा एंड अल्टीमेटली इट विल किल योर पैशन। यूपीएससी इज नॉट अ जॉब, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज नॉट अ जॉब, इट्स अ पैशन, इट्स अ व्रत, इट्स अ डिसिप्लिन। 1.5 साल की मेहनत के बाद आपको एक बार का पेपर देने का मौका मिलता है। बिना मेहनत के भी पेपर दे सकते हो, फॉर्म भर दो पेपर दे दो, वैसा है। पर अगर पास होना है तो 1.5 साल की मेहनत लगती है। 1.5 साल की क्यों लगती है? सिलेबस बड़ा है, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। और अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो किसी भी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी जॉब से यहां कंपटीशन कम है, ज्यादा नहीं है। अगर आप सीधे भाई समझो, 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, एवरेज रिपोर्ट की बात करता हूं जो यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट देती है, उसके अंदर बोला गया 10 लाख मैंने एवरेज लिया, राउंड ऑफ फिगर लिया है। 5 लाख बच्चे जो है प्रीलिम्स के लिए बैठते हैं, तो पहली बार वो 5 लाख बच्चे कहां चले गए जिन्होंने फॉर्म भरे? कोई बीमार हो गए, कितने बीमार हो जाएंगे? 50% बीमार हो जाएंगे। पेंडेमिक तो चला गया, कुछ डर गए, किसी के दोस्त ने भरा तो मैंने भर लिया, मेरे रिश्तेदार ने भरा, मेरे पापा के दोस्त भाई ने कहा तो मैंने भर दिया। इस तरह के केसेस वाले बच्चे वहीं ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और जो प्रीलिम्स जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उसमें से भी कई सारे ऐसे नौसिखिया होते हैं जो 6-6 महीने की प्रिपरेशन में जाके पेपर देने बैठ जाते हैं। एंड इट इज पॉसिबल कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। इज इट पॉसिबल? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो कि नहीं हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एक जनरली अगर बोले बंदा 4 की प्रोबेबिलिटी निकाले, अगर आप लोगों ने एनसीआर के फॉर्मूला पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर क्लास 12th में, तो एक बड़ी कॉमन सी बात है, बंदा 4 की प्रोबेबिलिटी तो फिर भी है, आपको बंदा 4 को बंदा 2 ही तो करना है, 50% पे आपकी कट ऑफ आ जा रही है। तो अगर वो बच्चा 6 महीने पढ़ने के बाद प्रीलिम्स निकाल जाता है तो उसकी वाहवाही तो हो जाती है, पर वो मेंस में जाके फेल हो जाता है क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है। प्रीलिम्स के अंदर आपका अलग चल सकता है। वो देखिए किसी ने मूवी अनिल कपूर की कौन सी थी, स्लमडॉग मिलियनेयर, देखिए ना, तो दैट इज अ थिंग। बट पॉइंट इज जिसकी क्या हम यहाँ पे आधी चीज करने आए हैं? तो सिंपल सी बात है भाई, ये व्रत है, इस व्रत को 1.5 साल तक निभाना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको एक बार जो है देवता के दर्शन होते हैं। पॉइंट सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में सुनो। अब देवता को उसी में आपको मनाना है, उसी में वो रूठ जाएंगे, 1.5 साल और लग जाएंगे। तो हर एक स्टेज की हमें एलिमेंट्स जाननी होगी और उसके अंदर जो है पॉलिटी का एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल हमारे यहाँ पे प्ले होता है। तो पहली बात, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखना है। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, हमारे जो नोट्स है 250 पेज, 240 पेजेस के नोट्स होंगे मेरे हिसाब से। ये नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक। इसके साथ अगर कोई रेफरेंस लेनी है, जो मैं बोल रहा हूँ इसके बाहर जो किताब पढ़नी है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 10th या 11th या 12th की एनसीईआरटी की पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ना है, ठीक है। इसके सिवा क्या करना है? आर्टिकल्स के लिए पीएम बख्शी सर की किताब मत खरीदना,
आर्टिकल जो जो हमारे आते हैं, अब आर्टिकल 395 आर्टिकल से एक्सपैंड करोगे 440 450 आर्टिकल पहुंचते हैं। ठीक है, खाली हमारा पंचायती राज के आर्टिकल को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आर्टिकल ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, एनीवेज हाँ नहीं 243 ऐसे ही है, एक निगम का है, म्यूनसिपालिटीज का, और एक आपका पंचायत का है। वो अपने आप में जो है ZO तक जा रहे हैं, जेड हो गया 26 आर्टिकल तो हो गए, ओ और जोड़ लें, मतलब 35-40 आर्टिकल तो सिर्फ एक ही आर्टिकल के अंदर है। तो क्या हमें सारे याद करने हैं? क्या यूपीएससी पूछने वाला है कि आर्टिकल 243 क्या बात करता है? बहुत पहले पूछता था, अब नहीं पूछता, अब वो उसके इम्प्लीकेशंस पूछता है। तो हमें उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसी तरीके से याद करनी है। तो पहले ये समझ लो कि पॉलिटी में करना क्या है। आप लोग की इकोनॉमिक्स की क्लास भी पैरेलली चल रही है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है। आपको अप्लाइड इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है अलॉन्ग विद कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंसेप्चुअल पॉलिटी अलॉन्ग विद अप्लाइड पॉलिटी। अगर ये आर्टिकल चेंज होगा तो इसका रिपरकशन क्या आएगा? अगर ये संविधान का ये पर्टिकुलर सेक्शन अगर अमेंडमेंट करते हैं तो इसका रिपरकशन क्या आएगा? अगर कोई नया लॉ बनता है तो उसकी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? हालांकि उसका जो फाइनल वर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, बट आपकी नजरों में पता होना चाहिए कि क्या लीगल है कि इलीगल है। अगर है तो क्यों है, अगर लीगल नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर इस मॉडल पे काम कर गए तो पॉलिटिकल में कोई नहीं पछाड़ सकता। और एक और बात बता दो भाई, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में नंबर अच्छे आ जाते हैं पर GS2 में नंबर अच्छे नहीं आते हैं। बड़ी कमाल की बात है कि पॉलिटिकल साइंस और का जो ऑप्शनल का जो सिलेबस है और GS2 का सिलेबस है ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में अच्छे नंबर ले आते हो, बट आप पॉलिटिकल साइंस एज अ GS2 आपके किसी के नंबर नहीं आते। लास्ट 5-10 साल की मेरे पास टॉपर्स की लिस्ट पड़ी है, आप देख लेना, कंसिस्टेंटली जो कम नंबर्स हैं वो GS2 में आते हैं। क्यों आते हैं? मेरी एक हैबिट है कि जब मैं कोई सब्जेक्ट शुरू करता हूँ उसके सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताता हूँ। पॉलिटी में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन निकलेगा पॉलिटी से, चला जाएगा गवर्नेंस पे और खत्म होगा IR पे या सोशल जस्टिस पे। तो इस क्वेश्चन को हम बाइफिकेट कैसे करें? तो इसका क्या, उसका आंसर क्या है कि हमें टोटलिटी में ही पढ़ना पड़ेगा। रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और जितने ज्यादा हो सकते हैं आपको माइंड मैप्स यूज करने हैं इसके अंदर। ठीक है, माइंड मैप्स की फाइल मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे माइंड मैप्स बने हुए हैं। उसके सिवा माइंड मैप, और माइंड मैप पे ही खेलो, आंसर भी खेलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉल साइंस ऑप्शनल है तब मत खेलो, बट हाँ अगर आप GS में हो तो आप इस पर आराम से खेल सकते हो। तो अब रेलेवेंस की बात करें, अगर इस तरह का पेपर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि करीब 100-120 नंबर की पॉलिटी आ रही है। 100, अच्छा GS के जो बड़े सेक्शन है उसमें एक बड़ा सेक्शन पॉलिटी है, एक बड़ा सेक्शन आपका ज्योग्राफी है, वो भी 100 नंबर का एवरेज देता है। एक बड़ा सेक्शन आपका इकोनॉमिक्स है पेपर 3 में, वो भी आपका 100 नंबर रहता है। तो ये 3 मेजर सेक्शंस है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी हम लोगों ने पीछे पूरा किया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस टाइम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स पैरेलली चल रही है और मैनेजेबल है, ट्रस्ट में मैनेजेबल है। इट इज ऑल दैट कि आपको घर जाके पढ़ना है। अगर आप घर जाके नहीं पढ़ोगे तो एक सब्जेक्ट भी मैनेजेबल, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी मैनेजेबल नहीं है, और अगर आप पढ़ोगे तो 3-4 सब्जेक्ट मैनेजेबल है। ये चीज समझो, क्योंकि आप लोगों के पास हाई टाइम है। अगर आप इसे जल्दी नहीं कवर करोगे तो आप न्यूज़पेपर कब शिफ्ट करोगे? बिना इकोनॉमिक्स पढ़े, बिना पॉलिटी पढ़े आप लोग न्यूज़पेपर स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। और मैं आप लोगों को 1 महीने पहले से बोलता हूँ कि नाउ इट इज अ टाइम टू स्टार्ट योर न्यूज़पेपर। क्यों? आपका एक फंडामेंटल बेस आपका डेवलप हो चुका है। उसमें भी सारी न्यूज़ नहीं पढ़नी होती, उसके ऊपर भी हम लोग की एक वीडियो आने वाली है, आप देख लीजिएगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे और क्या क्या पढ़ना उसके अंदर। दैट इज ऑल गिवन ओवर देयर। लीशा मैम ने उस पर सारा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये चीज समझने की जरूरत है। तो क्या है, प्रीलिम्स में रेलेवेंस कितना है इसका? 20%, और 20% या 20 मार्क्स का कह सकते हैं, और GS में करीब 100 मार्क्स का। तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि ये सब्जेक्ट जो है ये रिजल्ट चेंजर हो सकता है आपके लिए? हो सकता है ना। जो छोटे मोटे 10-12 नंबर पे इतना फर्क पड़ जाता है तो ये तो पड़ा है। अब आती है बात कि हम इसको शुरुआत कैसे करें। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को आप इस वीकेंड पे आप खत्म करेंगे, या फिर नेक्स्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क NCERT है क्लास 11-12 की, नेक्स्ट वीकेंड तक आपको दोनों खत्म करनी है और मेरे को इसके नोट्स जमा कराने हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स हमारे सपोर्ट से चाहिए तो मैं बोलता हूँ मेरे नोट्स मत लो, क्योंकि मेरे नोट्स थोड़े ज्यादा कंसाइज है, मैंने बहुत कंसाइज बना रखे हैं। आप NCERT फॉलो करो इसके अंदर। तो पहला होमवर्क क्या है आप लोगों का, लिख लो। आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पार्ट 1 पार्ट 2 को आपको कंक्लूड करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग अगली चीजें में क्या करनी है, अगली चीजें में ये समझनी है कि हमारा बेस क्या है, फंडामेंटल्स का। तो हम लोग जब क्लास शुरू करेंगे, फॉर्मली जब क्लास शुरू करेंगे, तो हम लोग उसको बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आती है बात सिलेबस की। तो सिलेबस हमारे पास यहां पर है। सिलेबस हमारे पास ये रहा।
मैं पूरे ही सिलेबस इसके अंदर खैर थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसके अंदर, कोई बात नहीं, यहाँ से मैंने कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पहली बात, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? राज व्यवस्था, मतलब कैसे हमारी जो सिस्टम है, मशीनरी कैसे काम कर रही है। और इंडियन पॉलिटी का मतलब है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है जिसके थ्रू गवर्नेंस के रूल्स एंड डिफाइन हुए। क्या क्या चीज़ पूछी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। सेकंड इज पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब हमारा क्या सिस्टम है, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा और जितना भी स्ट्रक्चर है। अगला है पंचायती राज। पंचायती राज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली बच्चे मिस कर जाते हैं और पंचायती राज से जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसी अगेन पार्ट ऑफ पॉलिटी, पार्ट ऑफ गवर्नेंस। देन राइट्स इश्यूज। राइट्स इश्यू मतलब फंडामेंटल राइट्स है, बहुत तरह के राइट्स हमें मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं हमारे पास, तो उन सब की बात। और सबसे जो खतरनाक जो टॉपिक है वो है आपका ईटीसी। ठीक है। ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। तो पॉलिटी जब बोला है, ये जो इंडियन गवर्नेंस के ऊपर ईटीसी बोला है, और आप देखो ईटीसी कई चीजों पे लगाया हुआ है। एक और जगह पे देखो, ये रहा ईटीसी इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे जब बोलते हो जब आप सोचना बंद कर देते हो तो यूपीएससी वहां सोचना शुरू करते हैं। एक मूवी में डायलॉग था ना एक विलन का, जहां तू खत्म करता है वहां से मेरी सोच शुरू होती है। तो मुझे वही चीज याद आती है इसके अंदर कि ईटीसी के अंदर दे हैव द प्रिविलेज टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एंड बिलीव मी नोबडी कैन कवर 100%. But whatever percentage you are covering of, whatever percentage you are going to cover of your syllabus, that is 75, 70, it should be rock solid. अगर वो 70% का बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो 100% के क्वेश्चन एलिमिनेशन से या किसी ना किसी पॉइंट से आप आंसर निकाल ही दोगे. एंड nobody is going to write a perfect answer and nobody is going to give a perfect tick. Maximum people use this technique of elimination. कोई they are not going to ask a direct question कि who was Akbar, who, why ताजमहल, what is where is ताजमहल, ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला. एसएससी ने भी छोड़ दिया, ग्रुप सी ने भी छोड़ दिया क्वेश्चन. तो यूपीएससी में तो सोचो मत कि भाई वो इतने आपसे लीनियंट रहेंगे. आपको चाहिए क्लास 1 की सर्विस जहाँ जाती है आपको जो है डीएम का दफ्तर मिल जाएगा, सियाज गाड़ी मिल जाएगी और उसके लिए मेहनत नहीं करनी. तो ये चीज़ तो आपको नहीं चाहिए, ये चीज़ दिमाग से निकाल दो. तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा एक चीज़ दिखाया जा रहा है कि एक पूरा सिलेबस को डिफाइन. इसकी मैं पूरी ब्रीफ क्लास कल हम इससे शुरुआत करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे चलते हैं और जनरली GS2 में मेंस के जो GS2 होता है, दिस इज द सिलेबस. देख पा रहे हैं? तो क्या है, जैसे एक बार बात करते हैं. गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. तो अगर मैं इसको मॉड्यूल वाइज बाइफरकेट करूं, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. तो IR की अगर बात करता हूँ, लेट्स से कि एक बार थोड़ा सा IR पे चलते हैं. IR क्या आप लोगों को आज से समझ में आना शुरू हो जाएगा? अगर मैं पूछूं लास्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करूं तो रशिया यूक्रेन सबको पता होगा. सियूज कनाल ब्लॉक हुआ था, उससे क्या हुआ था? अच्छा, सोलर के लिए जो लिथियम की जो माइनिंग चल रही है उसके ऊपर जो इशू चल रहा है एनवायरमेंटल इशू, वो क्या है? वो इंडिया को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं? हम्बनतोता पोर्ट के थ्रू जो है श्रीलंका कैसे बैंकरप्ट हुआ? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? वन बेल्ट वन रोड क्या है? वन बेल्ट वन रोड क्या है? बताओ, वन बेल्ट वन रोड क्या है? इसके सिवा और क्या इंपॉर्टेंट इशू? तालिबान का इशू. तालिबान ने हमें कैसे इफेक्ट किया? इंडिया की कितनी इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में जो कि नेस्तो नाबूद हो गई? हाँ, 3 बिलियंस की इन्वेस्टमेंट थी. वहाँ का रोड इंफ्रा, वहाँ की पार्लियामेंट सब हमने बना के दिया था. इंडिया की कितनी कंपनीज थी जो वहाँ फंक्शनिंग थी और जो वहाँ फंक्शनिंग थी जो कि बंद हो गई. TCS ऐसी कंपनीज वहाँ पे थी, बड़ी बड़ी IT जाइंट्स वहाँ पे थी. प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हो रहा था. गेटिंग अ पॉइंट? तो अगर मैं इन सब चीजों को बोलूँ, लेट्स से कि तालिबान, अब आप लोगों की जो समझ होगी IR को ना, वो आपके कंटेम्परेरी न्यूज चैनल्स को लेके होगी. अभी कुछ दिन पहले मेरा मीम आया था कि मोदी जी से जो है व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे हैं. बोल रहे यार नरेंद्र भाई मोदी जरा बोलो ना आज तक वालों को कि
अब तो इलेक्शन खत्म हो गए यूपी का, अगले आगे की स्ट्रेटेजी बता दे, समझ नहीं आ रहा आगे यूथ को कैसे कंटिन्यू करें। तो आप लोगों की समझ, मैं मीम को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की समझ सिर्फ वहीं तक है, एक जनरल आदमी की समझ यहीं तक कि भाई रशिया ने यूक्रेन में बम बरसा दिए, या फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट को जो है कौन सा प्राइज मिला, कल कोई प्राइज मिला है, इंटरनेशनल प्राइज मिला कुछ। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। अभी आप हमारे उनको देखो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को देखो, एस जयशंकर को, जरा उनकी स्पीचेस सुन लो आईसीना डायलॉग्स के अंदर, उन्होंने पूरे यूरोप को, पूरे यूएस को जो है अपने स्टेटमेंट से जो है ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। उनकी जो एलिगेशंस थी सब चीजों के ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो उस लेवल की समझ हमें चाहिए होगी। तो क्या उस लेवल की समझ अगर मैं बोल दूं कि कल से आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना शुरू कर दो, नहीं होगी। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है 2 देशों के बारे में जानने की जरूरत होती है। अगर हम इंडिया को जानते हैं और हम इंडिया जापान की बात करें तो जापान का थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ी सी डेमोग्राफी, थोड़े से कल्चर, थोड़े से इकोनॉमिक एस्पेक्ट, थोड़े से पॉलिटिकल एस्पेक्ट हमें समझना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा नॉलेज जो है अपने अच्छा फंडामेंटल जो है बेस जो है हम क्रिएट कर पाएंगे इसके अंदर। गेटिंग अ पॉइंट। तो आईआर अभी नहीं करेंगे, आईआर पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ठीक है। अब बोलो सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस क्या है, सामाजिक न्याय को कैसे आप बोलोगे? सामाजिक न्याय के बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं इसमें, कम्युनिटी से इन्वॉल्व हो जाती है, रिलीजन इंस्टीट्यूशन से इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत तरह की चीजें, और वो सोशल न्याय है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम जस्टिस की बात करें, जस्टिस के दो केस होते हैं। अगर केस में मामला चल रहा है तो एक पक्ष हमेशा सुखी रहेगा, एक पक्ष हमेशा दुखी रहेगा। जो जीतेगा वो बोलेगा हाँ सही हुआ, जो हारेगा वो बोलेगा गलत हुआ। दैट इज द थिंग, यही होता है जस्टिस के मामले में। तो हमें बोलते हैं ना कि इक्वल जस्टिस नहीं मिला, हालांकि वो जो जस्टिस है वो कोर्ट की नजरों में बिल्कुल बराबर इक्वल बराबर दिया जाता है, जिसने जैसे कि वैसे दिया जाता है। हर एक के पास अपनी एक्सप्लेनेशन है। वो कहावत कही जाती है ना कि इंसान अपने मामले में वकील बड़ा होता है, दूसरे के मामले में जज बड़ा होता है, ठीक है। तो वैसे कुछ तो जस्टिस जो होगा हमेशा सब्जेक्टिव रहेगा। आप जो आंसर लिखे, हो सकता है कि आपके एग्जामिनर को वो चीज वो उस एंगल से ना देखता हो, ठीक है, अगर वो मुद्दा कोर्ट से वेरीफाई होकर नहीं आया तो देयर इज डिस्क्लेमर। देन वी हैव पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम इसको वन गो में पढ़ने वाले हैं, एंड गवर्नेंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखो क्या क्या चीजें आ रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 5 से 6 चीजें इसके अंदर बोली है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का एक ही मतलब है कि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहा है, कौन कौन चार्टर एक्ट थे, क्या क्या कैसे कैसे वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ। अब ऐसा तो था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता थे श्री बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर साहब, वो पहले सोच के बैठे होंगे कि नहीं जब आदेश आजाद होगा तो मुझे को प्रोफाइल मिलेगा तो मैंने पहले एक प्रिंट आउट निकाल रखा, सीधे इसी को ले जाके इंप्लीमेंट कर देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, असेंबली बैठी, हर एक प्रोविजन, हर एक आर्टिकल, पहली बात हमने क्या किया, हम लोगों ने सबसे बोरो कर लिया, सबके अच्छे फीचर्स बोरो कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है लगभग उसमें बहुत सारे कंट्रीज का एक वो है, एक एमालगेशन है, हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉट ऑफ मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि बोला कि नहीं यार राइट टू स्पीच होनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला और वो हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। उसके ऊपर हर एक प्रोविजन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। उसके बाद वो जब चीज पास हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित हुआ, जब वो पास नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हुआ है। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले चेकोस्लोवाकिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा था, बट चेकोस्लोवाकिया एज अ कंट्री ब्रेकडाउन हो गया तो इसलिए हम नंबर 1 पे आ गए। तो पॉइंट इज दिस की अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन। फीचर्स के बारे में बात करें, फीचर्स होते हैं जैसे हम आप सभी के पास गाड़ियां हैं, मोबाइल फोन, सबके फीचर्स होते हैं, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ फीचर्स हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा इसके अंदर। अमेंडमेंट्स, व्हाट आर अमेंडमेंट्स? तो चेंज करने का मतलब क्या, हमारे 4 MPs को लगा कि भाई जो हमारी कैंटीन है उसमें पैसा जो हमारी कैंटीन फ्री मिलना चाहिए, तो हो जाएगा? नहीं सर, अमेंडमेंट का एक ड्यू प्रोसीजर है आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है। अमेंडमेंट भी कई तरीके से किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। देन सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। प्रोविजन के अंदर बेसिकली आप मान लो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो हमारा इवॉल्व हुआ है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी कई सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे हमने 1975 के आसपास हमने जो 1975 नहीं, हमने 42nd अमेंडमेंट से हमने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड एंटर करे हैं, सेक्युलरिज्म, हाँ सॉवरेन, ये सब चीजें हमने ऐड करी है, सोशल ऐड करा है। तो क्या हुआ, ये किसी के चाहने से हुआ या एक ड्यू प्रोसेस से हुआ, एक ड्यू प्रोसेस से हुआ है। फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि भैया आप कॉन्स्टिट्यूशन में सबको छेड़ सकते हो पर बेसिक स्ट्रक्चर को आप तंग नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो वो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट 6 फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन। उसके बाद आता है इंटर स्टेट रिलेशन। हम लोग बोलते हैं ना कि
आजकल पेट्रोल का मामला गरमाया हुआ है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि आप लोग वैट को कम कीजिए अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर, ताकि जनता के दफा। और ये भी थ्योरी कई बार आती है कि अगर वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा तो 20-20 रुपये 25 पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। थ्योरी चलती रहती है मार्केट के अंदर। तो जब स्टेट और सेंटर का मामला है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी जब आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनी पंजाब में, तो वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के पास गए, उन्होंने बोला कि हमें 1 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए। तो किसके वजह से बोला होगा? ऐसे नहीं कि उनको चाहिए, वो एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू उन्होंने उसकी डिमांड करी होगी, वर्क पैकेज की डिमांड करी गई होगी कि हम इससे अपने आने वाले फाइनेंस फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल जो भी हमारा उसको मैनेज कर सकें। तो सेंटर स्टेट के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फाइनेंस कमीशन देखता है। फाइनेंस कमीशन अपने आप में एक अच्छी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका रचयिता कैसे होगा, तो सारे उसके एलिमेंट बनते चले जाएंगे। क्लियर है? फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन स्टेट्स। ठीक है, इशू चैलेंज फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में अगेन जो स्टेट्स के बीच झगड़ा होता है, इंटर स्टेट के बीच झगड़ा होता है। कावेरी मुद्दा बहुत दिनों तक चला, लिंग्विस्टिक बेसिस से बहुत आज फिर से मैंने देखा ट्विटर फिर से वॉर शुरू हो गई है परसों। अजय देवगन किसी कन्नड़ एक्टर्स की, उसके बाद जो है सबने अपने में ट्वीट्स को उसमें रीटैग कर दिया। बड़ा अच्छा मजा आ रहा है देखने में। देखो, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस। ठीक है, यहाँ पे आप चैलेंजिंग दे रहे हैं, मतलब क्या पावर को कैसे डिवॉल्व करें, कैसे हम उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे उसको एक्सेस करें, कैसे उसको कंट्रोल करें, ये सब चीजें आ जाएंगी। देन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन ऑर्गन ऑफ स्टेट्स एंड, मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि जो पावर्स है हमारे सेपरेटेड है। हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंट काम करती है, हमारी लेजिस्लेटिव और हमारा एग्जीक्यूटिव, तीनों अलग अलग तरीके से काम करता है। उसके बारे में बात करेंगे। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद द अदर कंट्रीज। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई जगह से हम लोगों ने इंस्पिरेशन लेके बनाया है, तो साथ साथ हम उसमें कंपैरिजन भी करते हैं कि क्या हमारे बेहतर है, क्या उनमें बेहतर है। तो कंपैरिजन होगा मेजर कंट्रीज के साथ जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, अगेन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक सेंटर स्टेट की बात है, बड़े लेजिस्लेटिव लेवल पर बात है। सिर्फ पर्टिकुलरली जो स्टेट लेवल पे जो पार्लियामेंट फंक्शनिंग है कैसे है, एमपीज कैसे बनते हैं, एमपीज हटते कैसे हैं, राज्यसभा में एमपी कैसे जाएंगे, लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा, राज्यसभा चेयरमैन कौन बनेगा, प्रेसिडेंट क्या वैल्यू होती है, ये सारा आपका चला गया पार्लियामेंट के अंदर। इसी को आप स्टेट ले आओ, गवर्नर कौन बनेगा, डिप्टी गवर्नर की क्या पोजीशन होगी, सीएम का क्या स्टैंड होगा, स्पीकर कौन होगा। स्पीकर तो कई बच्चे कई दिनों से ये सोचते हैं कि जो स्पीकर लगे होते हैं वो स्पीकर मतलब वो नहीं होता भाई। ठीक है, स्पीकर की पोजीशन क्या होती है, क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके अंदर, सिर्फ ये सब चीजें जो है इसके अंदर आएंगे। तो ये बहुत मजेदार होने वाला है पॉलिटिकल सेक्टर को समझना। इन सभी का जो फंडामेंटल जो बेस जो है ना वो आपको मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको बात करी। आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हमारा सिस्टम काम करता है। आपको लगता है एमपी ने मिलकर बिल पास करते तो इम्प्लीमेंट वही करवाएंगे। इम्प्लीमेंट कैसे होता है, तो एमपी खुद अपने व्हाट्सएप से भेजते हैं कि भाई डीएम साहब ये इम्प्लीमेंट कर देना। कैसे होता है, पहले गजट में वो बिल आने से पहले भी गजट में नोटिफाई होता है, उसके बाद भी होता है। उसके बाद क्या होगा, एक ड्यू प्रोसेस होगा, पूरी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरीट सिस्टम बैठा होता है। सेक्रेटरी स्टेट सिस्टम के अंदर कई सारे आईएएस अधिकारी लगे होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी, वो जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, उसके बाद जो है सिस्टम जाता है एसएससी वालों के पास, ग्रुप बी लेवल के पास, ग्रुप सी लेवल के पास, एंड देन आफ्टर जो है वो पूरा ड्यू प्रोसेस बनता है, उसका पूरा लेवल बनाया जाता है, लेवल्स बनाए जाते हैं, उसके बाद उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई एग्रीकल्चर बोल रहे हैं मोदी जी हर एक को व्हाट्सएप कर रहे हैं, हाँ भाई भाइयों बहनों ये लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका एक ड्यू प्रोसेस होता है। ठीक है, देन अगर बोलो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात करें, प्रेशर ग्रुप्स कई तरह के हो सकते हैं, ये वायलेंट भी हो सकते हैं, नॉन वायलेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अपने मुद्दे को मनवाने के लिए सरकार में प्रेशर क्रिएट करना, इसका सिंपल सा मतलब ये है, अपने बात को मनवाने के लिए। अब आप लोगों को घर में अपनी बात बनवानी होती है कि पापा आईफोन चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो, घर छोड़ देते हो, पापा तो मानते नहीं है। जनरली यही होता है, ये लड़कियों की बात मानी जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं डिस्क्रिपेंसी देखता हूँ, आईफोन चाहिए बेटा, ए मतलब तो 11 मिल रहा है वाले में, तू क्या करेगा तो एमआई का फोन रख। ये मैंने देखा है। ठीक है, तो जब आपको अपने घर में कोई चीज मनवानी होती है तो आप किस तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हो। इमोशनल अत्याचार है, इमोशनल अत्याचार होता है उसके अंदर सेंटीमेंट्स आते हैं, उसके बाद जिद होती है, खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाएंगी। मेरे पेरेंट्स बोलते अच्छा मत खा, कोई बात नहीं, चावल बहुत महंगे। ठीक है, मैंने कहते थे एक टाइम पे,
तो ये क्या हुआ, एक तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स से अपनी बात मनवाने के लिए। तो उसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जो सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए काम करती हैं। सर जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हमने देखा था, फार्मर प्रोटेस्ट हमने देखा था, PKU है, ये हाँ। सब ये भी तो प्रेशर ग्रुप से तो है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रेशर क्रिएट कर रही थी सरकार पे, ठीक है। वो गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग को रोकने में, मतलब गवर्नमेंट के डे टू डे बिजनेस को हिंडर करने के लिए। अब उसके लिए उन्होंने क्या बोला, जैसे कि हाईवे ब्लॉक कर दिया था। 1 साल तक हमारा हाईवे ब्लॉक रहा है, ये हमारे तो पास की बात है, गाजीपुर में तो बनता सारा। तो हाईवे ब्लॉक होने की वजह से क्या हुआ, आम जनता को डिटूर लेना पड़ा। जो रास्ता 5 मिनट का था उसके लिए आधा पौना घंटा इन्वेस्ट करना पड़ा, और पौना घंटा 1 साल तक लोगों ने वेस्ट किया। इन्वेस्ट नहीं किया, वेस्ट किया। तो क्या हुआ, लोगों के अंदर हुआ है, यार मोदी जी मान क्यों नहीं जाते, यार इनकी बात मानो, या इनको हटाने का कोई तरीका इंतजाम करो। जो साथ थे बोलते उनको हटाओ, और जो साथ नहीं थे बोलते उनको मान जाना चाहिए। यही हुआ, फैक्शंस बनने शुरू हो गए, है ना। तो पॉइंट इज दिस की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसका अलग है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसका अलग है। जहां 5 मिनट में गाड़ी एक शायद 100 ग्राम पेट्रोल खाती होगी, शायद पौने घंटे में 1.5 लीटर खाती होगी। फोर्स डिप्लॉयमेंट भी, हाँ, फोर्स डिप्लॉयमेंट है सर, उसका भी खर्चा है। उसके बाद कई सारी ऐसी एक्टिविटीज भी हुई इन कैंप्स के अंदर जो नहीं होनी चाहिए। बार बार ऐसी न्यूज भी आती थी, ठीक है। उस न्यूज की वैलिडिटी उस न्यूज की वैलिडिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, बट ऐसी न्यूज आई थी। तो पॉइंट इज दिस की ये होता है प्रेशर ग्रुप्स, अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से एक टैक्टिक का यूज करना। तो ये सारा प्रेशर ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ये जो मामला है ना, ये आपको मेंस में नजर नहीं आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में नजर आएंगे। अगर आपको लेट से कि आप सभी की डिमांड है, एक प्रेशर ग्रुप तो हमारा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी काम कर रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सीसेट हटाने की मांग चल रही है, कई सालों जब से आया तभी से चल रही है। आया 2011 में, 2022 हो चुका है, क्यों नहीं कामयाब हो रहे। प्रोटेस्ट करने का तरीका है, प्रोटेस्ट करने की ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी। आप जाइए, जनपद गया कोई, जनपद में एक लेन है जिसपे खाली प्रोटेस्ट होता है, हाँ, जंतर मंतर। उसके पास एक रोड दे रखी है, उस पर पूरी दुनिया भर के लोग टेंट लगा के बैठे होते हैं कि भाई मेरे बेटे के साथ ये गलत हो गया, पॉलिटिकली ये गलत हो गया। नोबडी गिव्स अटेंशन। बट वहीं पे जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला आंदोलन चला था अरविंद केजरीवाल साहब का, तो प्रेशर ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए, एनर्जी तभी आएगी जब जनता जोड़ेगी, मास इन्वॉल्वमेंट। स्पॉन्सरशिप इज सेकेंडरी थिंग, क्योंकि आपको अगर वहां बिठा के भी किसी को रखना है तो इट टेक्स मनी। टेंट लगाने, टेंट वाला पैसा बोलेगा तो मैं करना मत करो, कोई बात नहीं, मैं भाई अपने को अपने तिरपाल के पैसे चाहिए, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स हो, अब वहां पे कई लोग बैठे होते हैं। आप लोग जाइएगा कभी जंतर मंतर घूमने जाएंगे ना, नहीं तो जले गए होगे अभी तक, वहां डोसा बड़ा अच्छा मिलता है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, वो फ्लाइंग डोसा है, वो ऐसे फेंकता बंदा कैच करता तो मैं सर्व करता है, देखना अच्छा लगेगा। अब पता नहीं है नहीं, मैं खुद 10 साल से नहीं गया। हाँ, कौन गया था, 10 साल हो गए मुझे गए हुए, तो उस टाइम तो ऐसा होता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो प्रोटेस्ट देखने में बड़ा मजा आता था, यहाँ भाई ये प्रोटेस्ट कर रहा है। मजा इसलिए आता था क्योंकि कोई चीज अलग दिख रही है। पर ऐसे प्रोटेस्ट करने के लिए, अब प्रोटेस्ट करने के लिए हमारे पास ग्राउंड नहीं, अब हमारे पास रामलीला ग्राउंड है। इवन हम लोगों ने फार्मर्स को भी कहा था कि आप ग्राउंड में फार्मर के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। अब प्रोटेस्ट करने के तरीके की वैलिडिटी बात उठती है, क्या ये सही तरीका है, क्या ये गलत तरीका है। हाँ, एथिकल एंड नॉन एथिकल, अनएथिकल। तो यहाँ से एथिक्स की भी केस स्टडी निकल आती है। तो दिस इज द थिंग जो हमें समझना है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। नाउ नेक्स्ट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 1950, 2 एक्ट्स हैं। बेसिकली ये वो एक्ट है इसके थ्रू हमें वोटिंग का अधिकार मिलता है। इसके बारे में सारी बातें मैं करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन है, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हमारे पास, यूपीएससी एक हमारे पास है, और बताओ, फाइनेंस कमीशन, सीएजी, नीति आयोग नहीं है, इलेक्शन कमीशन है। देन स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये चारों जो है क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या हुई, स्टैट्यूटरी बॉडी वो है जिनका किसी कानून की किताब में मेंशन है, एनजीटी। देन रेगुलेटरी बॉडी आईआरडीए, सेबी, ठीक है। बैंकिंग ऑम्बड्समैन नहीं, आईआरडीए रेगुलेट करता है, आईआरडीए का इंश्योरेंस रेगुलेट करता है। अब आईआरडीए क्यों है, आयुष ने एक इंश्योरेंंस खरीदा कि मेरी बाइक अगर ठुक जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उसका कंपनसेशन देगी। इसके बाद ठुक गई, फिर भी इसे कंपनसेशन के दिनों तक नहीं मिला, ये कंज्यूमर कोर्ट में गया, इसको हैरेसमेंट हो गई। तो क्या हुआ, इसको रेगुलेट करने के लिए क्या हुआ, सरकार को लगा नहीं यार ये तो आयुष से गलत हो रहा है, और खाली आयुष नहीं है इसका गलत हो रहा है, ऐसे मल्टीपल केसेस है। तो क्या हुआ, एक इंश्योरेंस का मॉनिटर होना चाहिए क्लास का, एक बड़ा दादा होना चाहिए। तो आईआरडीए केम इनटू इफेक्ट। कंज्यूमर कोर्ट्स का भी सेबी का क्या रोल है, स्टॉक मार्केट वगैरह
जब हर्षद मेहता वाला ये सीन हो रहा था उस टाइम पे सेबी की फॉर्मुलेशन हो रही थी, और जब से सेबी फॉर्मुलेट हुआ तब से ऐसा कुछ हुआ नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर। क्यों? रेगुलेटर बॉडी है, वो सारे वो सारा वो जो है ना, जैसे हमारा आईसीसी है या हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है जो बोलते हैं ना कि भाई क्रिकेट पिंक बॉल से होगा या व्हाइट बॉल से, जो रूल्स डिफाइन करते हैं और मॉनिटर करने का जो काम होता है वो सारा रेगुलेटरी बॉडीज के पास चला गया। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी के बारे में बात करेंगे। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज आर इन डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। क्या हम इस पूरे चीज को इकोनॉमिक से जोड़ सकते हैं? हाँ, क्या हम अब इसी से हम एक एनवायरमेंटल इशू भी निकाल सकते हैं? डेवलपमेंट होगा तो भाई पेड़ तो कटेंगे। अभी मेरठ की रेल बन रही है हमारे सामने से, देखो पूरा खाली कर दिया रोड। डस्ट तो होगी बेटा, पेड़ कटेंगे तो क्या होगा? ट्रैफिक डाइवर्जन और ये सब बहुत परेशानियां हैं। और जब 40 मिनट में पहुंच जाओगे मेरठ, 30 मिनट में पहुंच जाओगे, मजा भी बहुत आएगा। मजा आएगा, लेकिन सर फिर वो है ना काम तो सिंपल सी बात है, हर चीज के लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है, अब इश्यूज आएंगे। अब एनवायरमेंट, अगर सपोज करो किसी को रिहेबिलिटेट कराएं तो रिहेबिलिटेशन इश्यूज आएंगे इसके अंदर। तो ये क्या है? ये सारा इंटरकनेक्टिविटी है। तो ये अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव हो गया। डेवलपमेंट इशू जहां पे लग गया वो अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट होता चला गया। गेटिंग द पॉइंट? नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये यहां से आप गवर्नेंस समझ लो, गवर्नेंस शुरू हो चुका है यहां से। ठीक है, स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, पीडीएस, इस तरह की सारी स्कीम्स के अंदर आएंगी। ठीक है, तो यहां तक हमारा पॉलिटी का सेक्शन है। तो हमें इन 10 पॉइंट्स में हमें बेसिकली बात करनी है। तो अगर आप इन 10 पॉइंट्स के पैरेलल अगर आप लक्ष्मीकांत सर की किताब को निकालोगे और चैप्टर्स को निकालना शुरू करोगे ना, यू विल एंड अप मार्किंग ओनली 52 to 55 चैप्टर्स इन टोटलिटी। अब उसके अंदर बाइफिकेशन कैसे हैं? फॉर एग्जांपल, अब उसके अंदर बाइफिकेशन कैसे हैं? लेट्स से कि अब लक्ष्मीकांत सर की किताब के अंदर भी बाइफिकेशन कैसे हैं? हमारे टाइम में पार्लियामेंट का एक ही चैप्टर होता था, वो 200-150 पेज का होता था। अब पार्लियामेंट को तोड़ दिया है, कमेटीज अलग कर दी है, फंक्शनिंग अलग कर दिया, सब अलग अलग कर दिया है। तो अगर मैं बोलूं कि बड़े चैप्टर कितने हैं, तो आप उनको लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल की कैटेगरी में कपड़ों के हिसाब से इसको आप मैनेज कर सकते हो। सबसे ज्यादा आपको जो है ये चैप्टर्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर, और मैक्सिमम इनमें से करने भी नहीं है। अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो आपको स्टेट पीसीएस करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप यूपीएससी कर रहे हो और स्टेट पीसीएस नहीं कर रहे हो, सर अगर आप पीसीएस का पेपर दे रहे हो, पीसीएस से क्वेश्चन पूछ लिया, तो इन दोनों चैप्टर्स करने का तरीका क्या है? एक स्टैंडर्ड टेबल बनाओ जिसके अंदर सारा काम हो जाए। किसने अपॉइंट किया, कौन अपॉइंट कर सकता है, कौन कौन रेजिग्नेशन ले सकता है, गिनती के ऐसे 10-12 पॉइंट है, इस पे सारे चैप्टर में पड़ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से करीब 40-30-35 टेबल बनेगी, मामला यही क्लोज हो जाएगा। पर है कुछ हमारे यहाँ तेजस्वी लोग जो 25-25 पेज के नोट्स बना लेते हैं, 5 पेज के चैप्टर में 25 पेज के नोट्स बना लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ पे। तो वो चीज नहीं करनी है। हमारे लोग यहाँ ही पे नहीं, पूरे 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 इकोसिस्टम में इस तरह के लोग हैं। तो जहां एक टेबल से काम हो रहा है वहां 4 पेज के भी नोट्स बन रहे हैं, तो वो दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी एंड योर मेंटल पीस। दैट इज टोटली वेस्टेज। तो कंसिडर दिस थिंग कि नोट्स बनाते समय हमें एहतियात बरतनी है। कुछ बच्चों के नोट्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, तुम्हारे अच्छे बनने, तुमने ब्रेक ले लिया, ठीक है। सिमरन तुम्हारे नोट्स अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। मेहर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, वैभव के नोट्स नहीं बनते, वैभव सीधा सब कुछ क्लाउड पर रखता है। बाकी मैं क्या बोलो, आशीष ने बहुत अच्छा इंप्रूव, मुस्कान का अच्छा इंप्रूवमेंट है। पर बाकी बच्चे मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस रखते हैं नोट्स बनाने को लेके। तो जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना यूपीएससी मेहनत का काम है, तो वो जो मेहनत जो होती है ना वो ये नोट्स बनाने की होती है। और ये वन टाइम मेहनत है बच्चे, एक बार बन गया जिंदगी भर काम आएगा। घर वाले बोलते हैं ना कि चलो भाई हमने प्लॉट खरीदे, घर बना दिया, अब बच्चों के जिंदगी भर काम आए, तो वो प्लॉट वही है, आपके नोट्स आपके प्लॉट हैं। नंदिनी का काम अच्छा है, तनु का काम अच्छा है। मतलब इन लोगों का, आप लोगों का ना, मुझे लगता है आप लोग ऐसे चलते हो 0 1 0 1 0 1 1 पे आप लोग काम कर रहे हो, 0 पे काम नहीं कर रहे हो, फिर 1 पे काम करो, 0 पे फिर काम नहीं कर रहे हो। अरे लाइफ ऐसे स्विच तोड़ना है जो आप बाइंडरी लगा के चल रहे हो, उसके अंदर आपको इसको 1 करना है अगले 1 साल के लिए। एक बार नोट्स तैयार हो गए तो कोई भी अपडेशन, कोई भी डिलीशन उसी के रिस्पेक्ट में करना है। दैट इज द 1 पेज रेफरेंस फॉर एवरी 1 पॉइंट रेफरेंस फॉर एवरीथिंग। बट नहीं, हम तो नई किताब खरीदेंगे, हम दोबारा पढ़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। और मानो बात, जब 1-2 बार जब आप फेल हो जाओगे ना, तो आपको अकल आएगी कि यार संजीव सर यार उस टाइम पे सही कहते थे, आएगी, बिल्कुल याद आएगी।
तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये आपका जो है चैप्टर बाइफिकेशन है, इसी बेस पे हमारे जो नोट्स हैं आपको बाइफिकेटेड मिलेंगे इसके अंदर एज इट इज। इसमें जो भी अपडेशन आएगा विल प्रोवाइड यू हैंडआउट्स। ठीक है, अब आपके पास कोई सवाल है अब इंडियन पॉलिटी को लेकर तो यू कैन आस्क मी।